गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है किस पे 2018 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था टीचिंग एप्टीट्यूड का, उस पे आधारित हैं। तो यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास हम डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिस से मान के चलिएगा आप इसको टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो आप अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए आपने कितने मार्क्स गेन किए 30 में से। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसको तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए ये पूछा जा रहा है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए। ऑप्शन 4 है हमारे पास 20, 21, 23 और 25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 ग्रुप बनाए गए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड एलटी अगर पार्ट 1 की बात करें तो लगभग 30 के आसपास वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जा रही है। पार्ट 2 में इंग्लिश की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड। जो कुछ नए टॉपिक्स हैं उन पर जल्दी आपको वीडियोज देखने को मिलेंगी। अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्नांशों के विभिन्न प्रश्नांश सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। अब क्वेश्चन को समझना है। अलग अलग अवसर आपको मिलेंगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मौके दिए जाएंगे आपको, और वहाँ पे समान जो है प्रश्नांश होंगे या उनके विभिन्न प्रश्नांश सेट होंगे। उन पे जो है एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता। पहली बार उसने उसी प्रैक्टिस सेट को दिया तो वहाँ पे उसने जितने मार्क्स गेन किए। सेकंड बार भी जब दूसरी टाइम उस एग्जाम को दे रहा है उस प्रैक्टिस सेट को, उसमें भी उसके मार्क्स में स्थिरता आती है। तो इसको क्या कहा जाता है, संगतता। तो इसको क्या कहा जाएगा, वैधता कहा जाएगा, परीक्षण या विश्वसनीयता या प्रतिनिधित्व। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर सेम वहाँ पे मार्क्स उसको मिल रहे हैं, मार्क्स में उसकी स्टेबिलिटी है, तो इसको कहा जाएगा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कहा जाता है इंग्लिश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है। अब जब मानसिक द्वंद्व होता है, ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी स्थिति में अगर किया गया कोई समायोजन है, एडजस्टमेंट है, तो क्या कहलाएगा, स्व समायोजन कहलाएगा, सामाजिक समायोजन कहलाएगा, कुसमायोजन कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब हमें इसका करेक्ट आंसर देना है। तो इस टाइप की जब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें या मानसिक द्वंद्व की बात करें, इस स्थिति में जो किया गया समायोजन होता है वो स्व समायोजन होता है। यानी कि खुद जो है किया गया समायोजन होगा, यानी कि स्व समायोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है। जो आरंभिक बिंदु होता है शून्य होता है वो कौन से मापन में होता है, निरपेक्ष मापन, मानकी मापन, स्वमानक मापन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जब आरंभिक बिंदु शून्य की बात की जाए तो ये कौन सा मापन होता है, ये होता है निरपेक्ष मापन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान की स्थिति होती है। अधिगम वक्र की बात हमने लास्ट टाइम जब हमने पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी बात की थी। तो अधिगम वक्र की अगर बात की जाए तो उसके प्रथम सोपान में क्या होता है, जो सीखने की गति होती है वो क्या होती है, प्रारंभिक तेजी होती है, पठार होता है, नीचे की ओर ढाल होता है, इनमें से कोई नहीं। शुरुआत में आप भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो गति एलटी की अगर प्रिपरेशन की आपने बात की तो वहाँ पे एकदम से तेजी आपने दिखाई होगी। उसके बाद कुछ अगर उसी में समय अगर लंबा मिल जाए, गैप थोड़ा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर पठार आने की संभावना होती है। तो अगर शुरुआत की बात की जाए तो प्रारंभ में क्या होता है, तेजी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर एग्ज़ाम की डेट सपोज दैट पीछे हो जाए या कुछ कारण ऐसे हों जिसमें आपको बीच में ज़्यादा गैप मिल जाए, तो वहाँ पे इंटरेस्ट उतना नहीं बना रहता है और उस दौरान पठार आता है। उसके बाद मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये तो आपको अधिगम वक्र में हमने बताया था। अगर आपने वीडियोज वॉच नहीं किए तो आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डिस्कैलकुलिया संबंधित है। अब ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए ये सीटेट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है।
डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ठीक है, ये बहुत सारी ये जो टर्म्स हैं ये डिस्कस किए हुए हैं हमने। तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया वर्ड किससे संबंधित होता है? कैलकुलिया को आपको कैलकुलेशन से याद रखना है, और कैलकुलेशन का काम, कैलकुलेटर का काम किसके लिए होता है? गणना के लिए होता है। और गणना में किन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं? काउंटेबल, यानी कि 1 2 3 अंक। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो अंकों को समझने में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक फ्राइड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है? जो फ्राइड है तो मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं? इदम को, इड, ईगो और सुपर ईगो करके आपने पढ़ा होगा। तो इसमें इदम, अहम, परम अहम या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ईगो, अहम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमने माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, जब टीचिंग पे आधारित जब हम एमसीक्यूज लेके आए थे, या जो वीडियो हमने बनाई थी टीचिंग के स्तर पे आधारित, तो उसमें हमने बताया था माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स। तो इसमें हमारे पास सही क्रम कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो उस टाइम भी हमने बताया था, इसमें पहले नंबर पे क्या आता है? प्लानिंग आएगी, ठीक है, प्लानिंग आएगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा? प्लानिंग के बाद होगा टीचिंग, जैसे लेसन प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद होती है टीचिंग, ठीक। टीचिंग होगी तो उसके बाद क्या होगा? फीडबैक, ठीक, फीडबैक होगा। फिर दोबारा से क्या होगा? री प्लानिंग होगी, री टीचिंग होगी और री फीडबैक होगा। अब आपको ध्यान देना है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, यानी कि योजना, उसके बाद टीचिंग, शिक्षण, और उसके बाद फीडबैक। कौन से ऑप्शन में है? देखिए, पाठ योजना, शिक्षण और प्रतिपुष्टि। फिर पुनः पाठ योजना है, पुनः शिक्षण है, पुनः प्रतिपुष्टि है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सही क्रम क्या हो जाएगा? पाठ योजना आएगी पहले पे, लेसन प्लान, उसके बाद टीचिंग होगी, उसके बाद फीडबैक होगा, फिर री प्लानिंग होगी, री टीचिंग होगी और री फीडबैक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पुनर्बलन यानी कि परबलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये पूछा जा रहा है हमसे इस क्वेश्चन में। परबलन की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा, इस बारे में हमने बात ऑलरेडी कर रखी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, CL हल, क्लार्क एल हल करके। निष्पत्ति यानी कि अचीवमेंट वाला आपने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया था? ये दिया था वुडवर्थ ने। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। तो डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसका सही क्रम क्या है? तो कभी भी आपको पता है पहले नंबर पे क्या आती है? प्लानिंग आती है। तो अब देखिए, व्यवस्था करना, व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट के तहत आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, व्यवस्था वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखिए, अग्रसारण करना, ये भी नहीं होगा भी, ठीक है। नियोजन करना, दो ऑप्शन हमारे पास हैं, प्लानिंग वाले दो ऑप्शन हैं। पहले प्लानिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तब उसकी व्यवस्था की जाएगी। अब व्यवस्था किसमें है? देखो, प्लानिंग के बाद व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में देखिए प्लानिंग है, फिर उसके बाद व्यवस्था की जाएगी, तब अग्रसारण किया जाएगा उसको, तब उस पर फिर नियंत्रण किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नियोजन, व्यवस्था, अग्रसारण और उसके बाद नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है? किस कारण से है ये पूछा जा रहा है। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा, नई तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें यथा मुक्त शिक्षा, फ्री शिक्षा की बात की जा रही, पत्राचार शिक्षा की बात की जा रही। तो ये क्या करेगा? शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से ये किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। चालक शक्ति का मौलिक स्रोत है, कह रहा है, जो व्यक्ति को क्या कर देता है? क्रियाशील कर देता है। ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसियल ने ये स्टेटमेंट दिया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि के बारे में भी वीडियो बना रखी हमने। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है?
चार ऑप्शन है, जॉनसन एवं स्टर्न, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड। तो समूह कारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? थर्स्टन ने दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की श्रृंखला है? विकास जो है परिवर्तनों की श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की ओर पहुंचता है, भ्रूणावस्था से परिपक्वता की ओर पहुंचता है, ये परिवर्तनों की श्रृंखला है। ये परिभाषा किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 के अगर आंसर की बात की जाए तो ये डेफिनेशन किसकी है? वेबस्टर शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की है। ठीक है। मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को, जो मनोशारीरिक जो सीमाएं हैं उनके कारण जो बनने वाले अधिगम पठार हैं को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त करना कठिन होता है, समाप्त करना सरल होता है। चार ऑप्शन हैं। तो मनोशारीरिक जो सीमाओं के कारण जो अधिगम पठार बनते हैं उनको समाप्त करना कठिन होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? व्यक्तित्व कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक, गैर संज्ञानात्मक, बौद्धिक और बाह्य। चार ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अगर आंसर की बात की जाए तो व्यक्तित्व किसका पक्ष है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे। तो चार ऑप्शन है और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो व्यक्तित्व कौन सा पक्ष है आपको पता है, ये संज्ञानात्मक तो नहीं है, गैर संज्ञानात्मक में आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। ये जो प्रैक्टिस था जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का हमने बताया था 2018 का, वो 16 तक के क्वेश्चन है। यहाँ से आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 17th होना चाहिए था, ये दूसरी स्लाइड यहाँ से हमने इसमें मर्ज कर रखी है, तो ये क्वेश्चंस अलग हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 14th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि। अगर बात करें विद्यार्थियों को जब अगर कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की जो व्यवहारिक विधि है उसको क्या कहा जाएगा, क्या करना चाहिए? व्यवहारिक विधि कौन सी है? उन शब्दों को जो है वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए। जब कठिन शब्द हैं तो उनको वाक्य प्रयोग करके बताना चाहिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताने चाहिए, उनके समानार्थी शब्द बताने चाहिए, उपरोक्तों से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अगर आंसर की बात की जाए तो इस टाइप में क्या करना चाहिए, जब इंग्लिश में भी आपने देखा होगा कठिन वर्ड्स आते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, तो उनका वाक्य प्रयोग यानी कि सेंटेंस में यूज करके उनको सिखाना चाहिए, कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उनके बेस पे सेंटेंस बनाना सिखाना। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली और काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार का अनुबंधन निहित है। अनुबंधन में निहित है। किसमें निहित है? अनुक्रिया का सामान्यीकरण, उद्दीपक का सामान्यीकरण, ए बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्दीपक का क्या है? यहाँ पे सामान्यीकरण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक है। आनुवांशिक जो गुण है उनका वास्तविक संवाहक क्या है? गुणसूत्र है, केंद्रक है, जीन्स है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीन्स को इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। साक्षात्कार, मानक, संदर्भित परीक्षण, प्रश्नावली, अवलोकन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन जो है शैक्षिक मापन की विधियां हैं। जो विधि नहीं है वो कौन सी नहीं है? मानक, संदर्भित परीक्षण जो है विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। अगर वंशानुक्रम को समझना है तो उसके लिए आपको किस चीज़ को समझना होगा? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम और ये सभी चार ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समानता, भिन्नता, प्रतिगमन, ये तीनों नियम समझने पड़ेंगे इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यीकरण, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। परिणामों का सामान्यीकरण इसमें नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
20th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है। निर्देशन और परामर्श पे हमने एमसीक्यूज भी बना जो है वीडियो प्रोवाइड कर रखी है एमसीक्यूज से रिलेटेड, और एक वीडियो जो है एक्सप्लेनेशन वाली भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने वॉच नहीं की तो आप वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेगों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है यहाँ पर, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे? श्यामपट्ट और विद्यार्थियों के मध्य दूरी, श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, कक्षा कक्ष की लंबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अगर आंसर की बात की जाए तो श्यामपट्ट पर लिखते समय ये चीज़ ध्यान दी जाती है कि श्यामपट्ट और विद्यार्थियों के मध्य कितनी दूरी है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे लिखा जाता है। अक्षरों का आकार उसके बेस पे फिक्स किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। जब बात करें संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में, यानी कि वास्तविक रियल जो सर्कमटेंसेज हैं उनमें प्रयोग करने के लिए परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना, ये क्या कहलाता है? अवबोध कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो अनुप्रयोग इसको कहा जाता है। अनुप्रयोग यानी कि अप्लाई कैसे करेगा, एप्लीकेशन उसको बोला जाता है। जो उसने ज्ञान प्राप्त कर रखा है उसका कैसे वो उपयोग करेगा। निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? आंतरिक जो मनोभाव हैं उनके माप की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो आंतरिक जो मनोभाव हैं कि माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण विधि हो जाएगा। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है? इसका क्या अर्थ कहने का मतलब है? शिक्षण के कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना और छात्रों से अच्छा मेलजोल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन कैसे विकसित करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की भावना? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमें बताना है। उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, नियमों का पालन कराकर या दंड लेकर। तो ये 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो उनको उत्तरदायित्व देकर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसके बेस पे, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मारना पीटना तो वैसे भी अलाउ नहीं है, तो आपको पता ही। एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है, तो क्या ध्यान में रखता है? क्वेश्चन नंबर 26 का हमें बताना है। तो जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाता है तो उस टाइम क्या ध्यान देता है? निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए ओ बी दोनों। निर्मित उद्देश्य और मानव और भौतिक संसाधन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? उद्दीपन परिवर्तन तत्व का कौशल नहीं है, ये पूछा जा रहा है 27 में। तो विन्यास, प्रेरण, संचलन, हाव भाव, वाक स्वरूप परिवर्तन। तो विन्यास प्रेरण जो है इसका तत्व नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षण जो है उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, अधिगम मापन करने के लिए आवश्यक नहीं है। अधिगम का मापन करने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? शिक्षण युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, परीक्षार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो अधिगम मापन करने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसके लिए शिक्षण युक्तियों का पता लगाना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास है,
30 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस करने थे। जैसे कि हमने बताया था, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है। जब अधिगम के बारे में कोई जो है पूरी जानकारी जो वक्र जो है प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है। वृद्धिमान आवर्तन वक्र, ह्रासमान आवर्तन वक्र, समान आवर्तन वक्र, एस आकार वक्र। तो उसको क्या कहा जाता है, एस आकार वक्र कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।